ठीक है, इस पे हम आपको एक प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे सो दैट आप अपनी स्टडीज को स्मार्ट स्टडी में बदलें। लेकिन पढ़ना कम पढ़े। आप कितने बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं और कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट कौन आना चाहता है? तो यदि आपको ये प्रोसेस पता चले, माइक आ रहा है, यदि आपको ये प्रोसेस पता चल जाए, स्ट्रेटजी पता चल जाए, तो कितने बच्चे जानना चाहते हैं? पीछे वाले नहीं जानना चाहते? आप ज्यादा पढ़ के ज्यादा आपको लाना है। हमारा ये सेंटेंस प्रोग्राम है, वो आपको ये प्रोसेस स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा है, इसके थ्रू आप कम पढ़ के ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं, राइट? अभी होता क्या है, अभी सर या मैम आपकी क्लास में पढ़ाते होंगे, सभी बच्चों को समझ में आता है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से। कितने बच्चों के साथ ये समस्या है? दूसरा पॉइंट, जब आप टेस्ट देते हैं, स्कूल के एग्जाम होते हैं, उसमें कितने बच्चे पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन नंबर कम आते हैं ज्यादा? तो आपको यहाँ पर ये तरीका आपको बताया जाएगा जिससे आप जितनी तैयारी के साथ आए उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिले, लेकिन पढ़ना कम पड़ेगी ज्यादा? सभी बच्चे देखिएगा एक्साइटेड, कम पढ़ना। तो नंबर फर्स्ट। अच्छा, तीसरी बात आपकी कॉन्सेप्ट की बात मैंने कर दी। तीसरी बात आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या सवाल। जब सवाल लगाते हैं फॉर्मूला आपको पता रहता है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो समझ में नहीं आता, या तो बीच में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, या लगाते आंसर आपका गलत आ जाता है। तो आपको यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के जरिए आपको प्रोसेस बताई जाएगी जिससे फॉर्मूले को लगाते वक्त कोई कंफ्यूजन ना, और बाद में आंसर कैसा है, सही की जगह सही। ठीक है, तीन पॉइंट का मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम अन्वेषक एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से कंडक्ट देहरादून, हैदराबाद, दिल्ली और अलग अलग प्रदेश के शहरों में किया जाता है, जिससे आप अपनी मेहनत को क्या कर सके, मेहनत को कम कर सके और आउटपुट कैसा ला सके, अच्छा की बढ़िया। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट, राम और रावण का युद्ध सुना है आपने? रावण जीता था कि नहीं? राम जीते थे कि रावण? राम ने युद्ध कम समय के लिए लड़ा है कि काफी ज्यादा समय के लिए लड़ा? वानर सेना ने सबसे ज्यादा लड़ा था, लक्ष्मण जी ने भी काफी ज्यादा लड़ा था, लेकिन नाम किसका हुआ? तो यदि हम बिल्कुल वही कॉपी यहाँ पर करें कि आप पढ़े तो और नाम आपका हो जाए, नाम कैसे हो, कम नंबर लाके कि ज्यादा नंबर, और इसी के साथ 9वीं और 10वीं के बाद आपका जो है पर्सनल स्किल्स के अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम ऑप्ट करें। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो आप अपने दोस्तों के अनुसार या पेरेंट्स के अनुसार आप 11th स्टैंडर्ड में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स साइड को आप लेते। फिर बाद में क्या होता है,
कि जो आप करियर ऑप्ट करते हैं वहां पर क्या होता है, पर्सनल स्किल्स को मैच नहीं करता है, फिर आप मेहनत ज्यादा करते हो और आउटपुट। तो तीसरा फैक्टर यहाँ पे बताइए कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर पर्सनल स्किल्स और द सेटिंग ऑफ द करियर। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कब से हो जाता है, एक्सेल कब से हो जाता है, 11th स्टैंडर्ड में। तो तीन फैक्टर, एक तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे और एक फैक्टर जो है वो आपको हम कौन सी स्ट्रीम आप कैसे ऑप्ट करें ताकि बाद में जो भी आपने करियर ऑप्ट किया है उसमें आप एंजॉय करें कि फ्रस्ट्रेट हो, राइट। तो सबसे पहले हम थोड़ा राम की एनालिसिस करते हैं। राम को किसने बताया था कि रावण के नाभि में जब तीर लगेगा तभी मारा जाएगा, सबका कंसेप्ट पहले से। क्या राम जी ने तुरंत एक्शन ले लिया? उस समय के लिए युद्ध लड़ा करिए, तो युद्ध लड़ा, इसका मतलब वर्क को उन्होंने पेशेंस के साथ। यही आइंस्टीन ने भी बोला कि यदि हम किसी भी कार्य को पेशेंस के साथ करते तब वो क्लियर होगा। इसी तरीके से राम ने भी युद्ध को लड़ा। आपको क्लास में किसी सर या मैम ने पढ़ाया, सब कुछ समझ में आ रहा, लेकिन आप पेशेंस नहीं रखते, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते और फिर ना तो सेल्फ स्टडी करते और ना प्रैक्टिस करते। जबकि क्या करना चाहिए, जब पेशेंस के साथ आप उसको सेल्फ स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी आउटपुट आएगा। और यहाँ पर राम जी ने क्या किया, पेशेंस के साथ युद्ध को लड़ा। जब युद्ध को लड़ा तो कई बार युद्ध हारे, पहली बार में नहीं जीते। तो उन्होंने जब हारे तो उसको एनालाइज किया कि हमारी कमी कहां पे हुई और उस कमी को उन्होंने क्या किया होगा, रिमूव किया होगा कि बढ़ाया होगा, रिमूव किया होगा। जब रिमूव किया तो देखा कि हमारी कमी यहाँ है, उस कमी को उन्होंने दूर किया, तभी वो युद्ध को। आप कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे हैं, 10वीं क्लास का बोर्ड है, ये तो छोटा है, दूसरे तो बहुत छोटा है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी सर या मैम ने जो कंसेप्ट क्लियर किया है उसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि समझ में आ गया, उसके साथ आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी। और सेल्फ स्टडी करने के बाद जब आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं तो उस कुछ प्रॉब्लम आपसे अटेम्प्ट हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती। जब जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, लग रहा था लेकिन अप्लाई नहीं हो पा, तो आप अगले दिन अपने फैकल्टी से या टीचर से पूछे, मैंने लगता है आपको पूछते हो और तो बच्चे पूछते हो, तो आप जब अगले दिन पूछोगे तो आपका जो डाउट है वो रिमूव हो जाएगा। और जब डाउट रिमूव हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी डेवलप होगी, प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने में जहां जहां दिक्कत आ रही है टीचर के सपोर्ट से उसे रिमूव करेंगे, तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा। अब पॉइंट आता है कि कंसेप्ट को कैसे पढ़ें जिससे लग रहा है कि समझ में आ गया लेकिन अप्लाई भी इजीली कर सकते। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप क्या, आपका क्या नाम है, किस स्टैंडर्ड है, 10th बोर्ड एग्जाम है, आपको पता है आपको, तो 10th स्टैंडर्ड में आके आपका फ्यूचर में क्या चाहिए, क्या बनना चाहिए, बताइए। अभी सोचा नहीं, आप बताइए, आप डॉक्टर बनना, क्या नाम है आपका, तो ये जो है 10वीं क्लास में है और इन्होंने अपना करियर ऑब्जेक्टिव एज ए डॉक्टर सोचा है, अभी सोचा। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा ये 12वीं क्लास में इन्होंने नीट का एग्जाम दिया और ये सिलेक्ट भी हो गए, उसके बाद इन्होंने एमबीबीएस फिनिश किया, एमडीबी फिनिश किया, उसके बाद इनके पास ऑफर आया
हॉस्पिटल का। 2-3 हॉस्पिटल ने इनका प्लेसमेंट किया और एक हॉस्पिटल ने उनको पैकेज दिया 12 लाख, दूसरे हॉस्पिटल ने 25 लाख का पैकेज दिया। तो बताइए किस पैकेज को ये क्लिक करेगा? क्यों? क्या हो रहा है इसमें? ज्यादा क्या मिल रहा है? ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो पैसे से क्या हुआ? पैसे से फायदा ज्यादा। अच्छा, ये जब ये जॉब को करेंगे वहां पे एज ए डॉक्टर जाएंगे तो पेशेंट को जब ये डायग्नोस करेंगे वो कॉन्सेंट्रेट होकर करेंगे कि टाइम पास करेंगे? क्यों? क्योंकि फायदा ज्यादा है। और धोखे से यदि गलत डायग्नोस कर लिया और पेशेंट ने कंप्लेंट कर दी तो नौकरी जाने से क्या दिक्कत हो गई? इसलिए कंसंट्रेशन आया किससे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कब जाएगा? क्योंकि इनको पैसा ज्यादा, मतलब फायदे से इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट से अपने आप आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो अपने आप बढ़ा कि घटा? बात को करते हो। और उसके माध्यम से आपका जो माइंड है उसका जो इमेजिनेशन पावर है उसका स्विच ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन हो जाएगा कि ऑफ हो जाएगा? करने की जरूरत पड़ेगी? आप कंसेप्ट को समझ गए। डॉक्टर जो है डायग्नोस प्रॉपर करेगा तो पेशेंट सही होगा कि गड़बड़ हो जाएगा? एंट्री बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ, इनका भी होगा, हॉस्पिटल का भी काम होगा और इनको सैलरी बरकरार मिलती। तो आप देखिए बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल इसी चीज को आप जब कंसेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आते हैं, आप जो भी कंसेप्ट पढ़े उसका सबसे पहले फायदा जरूर देखिए, क्योंकि फायदे में इतना बड़ा पावर है जो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना, और इंटरेस्ट के माध्यम से आपका जो माइंड है अपने आप डेडिकेट हो रहा है और उसके थ्रू आपका स्विच ऑन किसका शुरू हो रहा है? इमेजिनेशन का। और कंसेप्ट को समझ लिया। इस प्रोसेस के थ्रू जब कंसेप्ट समझेंगे तो कंसेप्ट को अप्लाई करने की टर्म्स और कंडीशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। अभी पता नहीं चलता कि शुरुआत कहां से करें। पढ़ा तो बहुत बढ़िया, क्लियर तो हो गया, लेकिन अप्लाई कर देगा पता नहीं चलता शुरुआत कहां से। लेकिन जब आप उस कंसेप्ट का फायदा नजर आए, कहां नजर आए? यहाँ पे तो पैसों का था, यहाँ पे कहां नजर आना? जब भी साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसका फायदा देखो कि उससे हमें पर्सनली क्या फायदा मिलता है, डेली रूटीन लाइफ में हमें क्या फायदा मिलता है। और उसी तरीके से उस कंसेप्ट को पढ़ के हमारे साइंस के जो 10 चैप्टर है उसका हम कितना यूज 10 चैप्टर में कर सकते हैं। मान लीजिएगा कोई भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और यदि मान लीजिएगा साइंस में फिजिक्स में 4 चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल, और चारों चैप्टर में उसका यूज है उस कंसेप्ट का, तो उस कंसेप्ट को पढ़ के कितना बड़ा फायदा है? चारों चैप्टर भी क्लियर हो जाएंगे और सुबह से शाम तक हम 10 से 15 बार उसका यूज भी करें। मान लीजिएगा वो पेपर में नहीं आया तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा समय बर्बाद हो गया। कम से कम डेली रूटीन लाइफ में हम उसका क्या कर सकेंगे? ये तो बात क्लियर हो। तो इस दो डबल फायदे से इंटरेस्ट का जो लेवल है वो अपने आप बढ़ेगा कि घटेगा? आवाज कम आ रही, पक्का बढ़ेगा। डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा कि नहीं? इंक्रीज हो जाएगा। और आप जो है इमेजिनेशन पावर के थ्रू आप कंसेप्ट को रियल में समझ जाए, और समझने के माध्यम से क्या होगा? आपको टर्म्स और कंडीशन क्लियर हो जाए, और जब आप उसे फॉलो करते हो तो अपने आप आंसर आ जाता है। कितने बच्चे चाय बना लेते हैं? आप चाय नहीं बनाता?
तो चाय जब बनाते हैं हम लोग, तो चाय बनाने में कोई स्ट्रेस होता है? क्या करते बताइए आप? अब ये बताइए, ये स्टेप को रटने की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? कंसेप्ट लाइफ है। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो अभी आप लोग क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं। जो डेरिवेशन होता है, 4 स्टेप होते हैं, रटोगे तो कुछ भूल जाओगे, और 4 में से 4 नंबर क्या मिल पाएंगे? मिल पाएंगे कि नहीं? यदि आप कंसेप्ट को प्रॉपर वे में आप समझोगे, जो अभी हमने आपको तरीका बताया, तो अपने आप चाय की तरह स्टेप आपके माइंड में रहेगा। और जब आप पूरे स्टेप को बिना किसी रिवीजन के, क्या आप रिवाइज करते हैं? पहले पानी डालना है, फिर चीनी डालना, रिवीजन करते हैं। इसी तरीके से आपको रिवीजन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और हर एक स्टेप को अपने आप जब लिखोगे तो नंबर भी ज्यादा मिलेंगे, और मार्क्स मिलेंगे, तो ज्यादा नंबर आएंगे, और रिवीजन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब क्या फायदा हो रहा है? जब इस कंसेप्ट को इस प्रोसेस से पढ़ेंगे तो फार्मूला कंसेप्ट को अप्लाई करने से मिलता है। तो फार्मूला जो आपने कंसेप्ट को अप्लाई करके जो मिला है, उसकी भी टर्म्स और कंडीशन क्लियर हो जाए। जैसे मोशन है, 9th स्टैंडर्ड मोशन है, 10th स्टैंडर्ड रे ऑप्टिक्स है, तो वहां पर आपको फार्मूला लगाने की कंडीशन क्या है, ये जब पता चल जाएगी, तो उसे जब आप फॉलो करोगे तो बिना कंफ्यूजन उसका भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि मोशन का सवाल, तो मोशन का सवाल मोशन की इक्वेशन से हो। हम लोग जानते हैं ना कौन कौन से मोशन की इक्वेशन? v इक्वल टू u प्लस सेकंड s इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस सब बच्चों को। इसी तरीके से जो कंपटीशन देते हैं, माने नीट यूनी का लगभग 20 लाख बच्चा बैठता है, सबको पता है मोशन की इक्वेशन, लेकिन वो 45 सवाल को भी बच्चे सही कर पाते हैं। तो फॉर्मूला जान के काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? फॉर्मूला की टर्म्स और जैसे v इक्वल टू u प्लस a, इसकी 3 टर्म्स और कंडीशन होती है, v और u और a, 3 वेक्टर बॉन्ड इन तीनों की डायरेक्शन कॉमन रखना पड़ेगा। अब वहां पे क्या किया? u की डायरेक्शन इधर दे दी, v की ऐसे दे दी और a की ऐसे दे दी। आप मामले रख देते हो, आंसर आ जाता है, लेकिन सही होगा गलत? गलत होगा। इसलिए फॉर्मूला के पहले उसकी टर्म्स और कंडीशन को जरूर देखना। यदि आप टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करें तभी आपका सही आंसर आएगा। यदि आप फॉलो नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन गलत। आपके स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में जो गलत करते हो उसमें 0 मिल जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सही करोगे तो प्लस में मिलेगा और गलत करोगे तो पता। इसलिए रिस्क है, गलत करना है कि नहीं करना। तो आपको कंसेप्ट इस प्रोसेस के थ्रू पढ़ना है, जो आपको तरीका बताया। राम को फॉलो करना, राम नहीं बनना। राम ने जो भी राइट गाइडेंस मिला डिवीजन के द्वारा, आपको राइट गाइडेंस मिल रहा है टीचर के द्वारा, उसे समझ के ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, अब तो मेरे को समझ में आ गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना। डिवीजन ने सलाह दी, राम ने काम किया, कमियों को पहचाना और उसे फिर रिमूव किया। जब रिमूव किया काफी समय बाद, तब क्या वो जज को टीचर जब भी आपको पढ़ाता है, आपको लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, आप ना तो सेल्फ स्टडी करते और ना ही प्रैक्टिस करते। तो ये आपको फॉलो हुआ कि अपोज हुआ? अपोज। तो जब राम को अपोज करोगे तो जंग जीतोगे, किसकी साइड हो गए? राम को अपोज किया किसकी साइड हो गए? रावण की साइड की राम की साइड? रावण क्या होगा? आराधन जीता था, आराधन जीता था, तो आप भी हारेंगे कि जीतेंगे?
तो किसकी साइड होना है? राम की साइड। मतलब टीचर को सपोर्ट करना, मतलब सेल्फ स्टडी करनी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, और जो आपके डाउट आ रहे हैं टीचर से पूछना है, और कमियों को क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है। अब पॉइंट आता है टेस्ट वाला। अब जब इस प्रोसेस से बेटा जब आप पढ़ो तो फायदा और क्या होगा? 11th स्टैंडर्ड में जाके आप अपनी पर्सनल स्किल्स के अकॉर्डिंग स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर लो। साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, अब स्ट्रीम बढ़िया होगी। कुछ लोग कहते हैं अरे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो, अरे आर्ट्स लेके भी आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कॉमर्स लेके भी आईएएस ऑफिसर बनते हैं, अच्छे सीए बन सकते हैं। समाज को हर एक की जरूरत है, लेकिन जरूरत किसकी है? अच्छा अप्लाई कर। जब आप अच्छा अप्लाई किसी भी फील्ड में करोगे तो समाज भी बेनिफिटेड होगा और आपको क्या होगा? आनंद आएगा। और आनंद आएगा तो काम इफेक्टिव होगा, तो पैसे आएंगे कि नहीं? मतलब पैसे आएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो क्या होगी? तो इसलिए फॉलो करना जरूरी है। किसे फॉलो करोगे? रावण को, राम को? राम बनना है कि नहीं? राम बनोगे कि राम को फॉलो करोगे? राम नहीं बनोगे, फॉलो करो। राम एक आइडियल केस है, ठीक है। राम बनने पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है, केवल राम को क्या करना है? और राम को फॉलो कब कर सकते हो? टीचर को सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे? सपोर्ट कैसे करोगे टीचर का? सेल्फ स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट आएगा उसे पूछेंगे, तभी तो टीचर सपोर्ट करेगा। आप पूछ ही नहीं रहे हो, क्या है? टीचर तो चाहता है आप पूछे, आपके डाउट रिमूव हो, आपके नंबर अच्छे आए, लेकिन आप एक्टिविटी ऐसी करते नहीं। गलती किसकी? आपकी कि टीचर की? टीचर की। आप तो इसको आप दूसरा पार्ट देखिए बेटा। जब इस तरीके से आप पढ़ोगे तो रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी? थोड़ा लाउडली बोलिए। नहीं पड़ेगी। अब इससे एक बहुत फायदा होगा, 11th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो किस सभी कंसेप्ट, देखो साइंस का भी कंसेप्ट क्लियर है, सोशल साइंस का भी कंसेप्ट क्लियर है, मैथमेटिक्स का भी कंसेप्ट क्लियर है। आप ये देखो किसमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मजा उसी सब्जेक्ट को आप 11th स्टैंडर्ड में आप उसको, और फिर जब उस फील्ड में जाओगे तो उसमें जब आप डेडिकेट होकर जब आप काम करोगे तो डेडिकेशन तभी आएगा जब वो आपकी पर्सनल स्किल से मैच करे। तो आप क्या करोगे? अपने लिए भी काम कर सकोगे और समाज के लिए भी काम कर सकोगे। बनना का डॉक्टर बन गए आप, इंजीनियर, क्या होगा? आपकी लाइफ जो है, पैसा तो आएगा लेकिन स्ट्रेस भी उसके साथ आ जाएगा। नहीं, अकेले लक्ष्मी जी आएंगे, विष्णु जी नहीं आएंगे साथ में, तो आपको क्या लाना है? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण कब आएंगे? जब आप पर्सनल स्किल्स के अकॉर्डिंग अपना करियर ऑब्जेक्टिव को आप उस डायरेक्शन में जाएंगे। अन्यथा लक्ष्मी जी आ गए कैसे हो जाएंगे? ठीक है। स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो बीमारी आएगी नहीं, बीमारी आएगी तो पैसे कैसे दोगे? डॉक्टर। और आप दवा खाओगे क्या हेल्दी रहोगे? तो बेटर है कि आप जो है अपने करियर ऑब्जेक्टिव को किसके अकॉर्डिंग ऑप्ट करोगे? पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स को कैसे पहचानोगे? कंसेप्ट को समझ के कि रट्टा मार के, और कंसेप्ट को कैसे समझोगे? राम को फॉलो करके कि रावण को फॉलो करके? तो कितने बच्चे राम को फॉलो करना चाहेंगे? थोड़ा लाउडली बोलिए। वो बच्चे बीच में रावण को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर कैसे लाएं। नंबर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं। पेपर अब आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले कितने बच्चे प्री बोर्ड के लिए सीरियस है?
बहुत कम बच्चे हैं जो सीरियस हैं। कितने लोग एग्जाम के प्रति सीरियस हैं? बहुत कम। अब आप देखिए, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। मेरी बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए और उसे अप्लाई करेगा। देखिएगा, आप एग्जाम जब देते हैं, घबराहट होती है, स्ट्रेस होता होगा, डर लगता होगा। कितने बच्चों में ऐसा घटना घटित होती है? एक तो डर लगना, पेपर के समय में घबराहट होगा, स्ट्रेस होगा। इससे नंबर कम आते कि ज्यादा आते? तेजी से हटा दिया जाएगा तो नंबर ज्यादा आएंगे कम आएंगे? इसे हटाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसके लिए आपको क्या काम करना है, मैं तरीका आपको बताऊंगा। आप जो फाइनल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसमें जब अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उसके लिए आप जो यूनिट टेस्ट देते हैं, स्कूल में आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, वीकली होते हैं, महीने में होते हैं, उन्हें आप सीरियस होते हैं। अपॉइंटमेंट और प्लीज ध्यान से सुनना, ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो 10वीं क्लास बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल। अब आप देखिए, जो आपने पेपर दिया उसमें ये देखो कितने सवाल किए हो, कितने छोड़ दिए, कितने किए हो, कितने तो छोड़ने वाले में देखो कितने आते हुए छूट गए। आते हुए भी छूट जाएंगे तो आपको दर्द होगा कि नहीं? नंबर कमा, जो ज्यादा आ सकते हो कमा जाएंगे कि ज्यादा आ जाएंगे? आप सवाल छूट क्यों गए? जब खुद सोचो सवाल छूटे क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड कम थी कि ज्यादा? इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस की कमी है कि ज्यादा है? प्रैक्टिस जब आप कर लोगे, आप जब एनालाइज करोगे, मार्च में बोर्ड एग्जाम है, यदि आपके पास 3 महीने हैं तो 3 महीने यदि आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका वो सवाल छूटेगा। आपको क्या लगती है? अब पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, जो सवाल आपने लगाए इसका मतलब कुछ ना कुछ आता हुआ तभी तो लगाया। क्या सभी सवाल सही हो जाते? नहीं होते। किस कारण गलत हुए? आपने 3 कारण होते केवल गलत होने के, ओनली 3 फैक्टर जिसकी वजह से कोई सवाल गलत होता है, चाहे किसी स्टैंडर्ड का एग्जाम हो। एक कैलकुलेशन मिस्टेक, कितने बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक से सवाल गलत होता है? कई बच्चों का 2 3 जा 5, 2 3 जा 5 देखोगे सही मिलेगा कि गलत? अच्छे से लिख दे तो आपको आता था पहले से लेके गलत लिख दिया, आता हुआ सवाल गलत हो जाएगा तो नंबर कम। आपको क्या करना है? कैलकुलेशन मिस्टेक वाली पार्ट को क्या करना है? रिमूव करना है कि नहीं? रिमूव करना। तो इसे कैसे रिमूव करोगे वो तरीका होता है। इसलिए टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देखो मेरे सवाल गलत किस कारण हो। सबसे पहला कारण होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक। अब जब प्रॉब्लम की जब आप प्रैक्टिस करें, क्या करेंगे? प्रॉब्लम की हर सवाल 20 सवाल में कम से कम 20 सवाल, 20 सवाल में हर सवाल के ऊपर लिखोगे कि हमें गलती कैलकुलेशन मिस्टेक से करनी है कि नहीं करनी है। जब ऐसा लिखोगे तो आपका जो माइंड है उस पर अपने आप क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट होगा। और जब 20 सवाल प्रोसेस से जब आप लगा दोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक से आगे वाले टेस्ट में सवाल गलत तो इन चीजों को कमी क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन कम कमी होगी जब आप पहचानो, और पहचानने के लिए क्या चाहिए? टेस्ट की एनालिसिस। क्या चाहिए? टेस्ट की। और टेस्ट की एनालिसिस कब करोगे? जब टेस्ट दोगे कि बिना लिए। दूसरा सवाल कैसे गलत होता है ध्यान दीजिए। सवाल में फॉर्मूला सही लगाया लेकिन आंसर कभी गलत।
तो आपके साथ होता है कि नहीं? फॉर्मूला मैंने सही लगाया लेकिन आंसर कभी क्या कारण रहा? क्योंकि फॉर्मूले की टर्म्स एंड कंडीशन हमारी क्लियर। तो आपको क्या करना है, उसे अब आगे वाले टेस्ट में उस फॉर्मूला पे सवाल आ जाएगा, उसे सही करना है कि वैसे गलती करनी है। वैसे वो कहना पड़ेगा गलती हो कैसे करेंगे, उस फॉर्मूले के कंसेप्ट को दोबारा पढ़ना है। क्या करना है? दोबारा पढ़ना, रीस्टडी करनी है उस कंसेप्ट को, और उस पर मेरे सवाल को 30 से 30 सवाल सवाल किए। तो अगला जो टेस्ट होगा और यदि उस कंसेप्ट पर सवाल आएगा तो आप गलत, आपकी कमी अब क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अगली कैटेगरी होती है कि फॉर्मूला ही गलत लगाया, होता है कि नहीं? और गलत लगाओगे तो गलत ही आंसर, सही लगाने पे गलत आ रहा है तो गलत लगाने पे भी गलत ही आएगा। इसका मतलब उस कंसेप्ट की दोबारा स्टडी करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे करके टेस्ट जब आप दोगे तो आपकी कमी धीरे 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 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। तो ज्यादा कम करने के लिए ज्यादा टेस्ट की जरूरत है कि 2-4 टेस्ट की जरूरत है? इसलिए आप मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट देके टेस्ट के बाद आप जो है एनालिसिस जरूर। अब दूसरा बात, कितने बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं? आप कितने घंटे पढ़ते हैं? 6 घंटे पढ़ती है बच्चे, बताइए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। 6 घंटे पढ़ने के बाद आउटपुट ये बच्ची चाहती है कि हमारे नंबर अच्छे, ठीक है? तो 6 घंटे में आपने 6 घंटे पढ़ा, मान लीजिए आपने 1 घंटे पढ़ा, आपने लैपटॉप में एक फाइल बनाई बढ़कर और पूरी बनाई, मेहनत से बनाई। उसके बाद आप पलटे बाजार चले गए घूमने, लौट के आओगे तो लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा कि नहीं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी कि नहीं? तो आपकी मेहनत काम में आएगी कि फेल हो जाएगी? तो जब भी आप पढ़े, यदि 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो टारगेट रखो केवल 40 मिनट पढ़ना है, तो 20 मिनट हमें अपनी फाइल को क्या करना है? सेव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ज्यादातर बच्चे बहुत पढ़ते लेकिन फाइल को सेव नहीं करते। तो कृपया करके एक काम जरूर करें, 1 घंटा पढ़ रहा है 40 मिनट पढ़े, लेकिन 10 मिनट क्या करेगा? फाइल को सेव करेगा। तो आप हमें शॉर्ट में आपको पॉइंट बताया कि आपको टेस्ट इस समय जो बोर्ड एग्जाम में बच्चे हैं उनको टेस्ट 2-4 टेस्ट देने की जरूरत है कि ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत है? ज्यादा टेस्ट से क्या फायदा होगा? क्या होगा? लाउडली ज्यादा टेस्ट दोगे तो क्या होगा? कमियां पता चलेगी, कमियों को क्या करोगे? रिमूव करोगे। रिमूव करोगे तो जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा जितना सवाल आता है उतना सही होगा, कोई सवाल छूट के, इससे आपके नंबर अच्छे आएंगे कि ज्यादा बढ़िया आएंगे? अच्छे कि बढ़िया? बढ़िया। और यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो सफलता आपके पीछे भी भागना पड़ेगा, सफलता आपके पीछे, यानी सफल आप होंगे लेकिन एक्सीलेंस के साथ आप होंगे। और इसी के साथ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिना किसी तैयारी के एक पॉइंट है, कुछ बच्चे सोचते हैं कोचिंग करके यदि नीट में, आईआईटी में, ओलंपियाड में सिलेक्शन हो रहा होता तो जितने बच्चे फॉर्म भरते सबका सिलेक्शन हो जाता। कोचिंग करके कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपको कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा और उसकी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये घटना आपके स्कूल में भी हो सकती है, किसी भी संस्थान में हो सकती है, घर बैठे भी हो सकती है। यदि आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो उस कंसेप्ट का बेस हर एक सवाल, हर एक लेवल का सवाल आप निकाल सकते हो और किसी भी एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तो किसी बच्चे का, इसके लिए हमारा जो एजुकेशनल ट्रस्ट है
नेशनल लेवल पर, बिकॉज एक दिन में काम नहीं होने वाला है। आपने पढ़ाई की, अब आपको समझ में नहीं आ रहा बेनिफिट में कैसे क्रिएट करूं। इसके लिए हम लोग जो है एक आई कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, आपको प्रोवाइड करेंगे। डिजिटल कार्ड होगा, उस कार्ड के जरिए आपको कभी भी कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपने पूरे चैप्टर पढ़ा, 10 कंसेप्ट पढ़े, 2 कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए, मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप इस आई कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर, कोई बच्चा दूर का है ऑनलाइन मोड पर, ऑफलाइन मोड पर इस इंडिविजुअल कंसेप्ट को क्लियर कर सकता, कोई चार्ज नहीं। कोई सवाल आप लगा रहे हो, आप फंस रहे हैं, आपको नहीं पता है, मेरे को फॉर्मूला आता है लेकिन अप्लाई करते समझ में नहीं आता है, आप इस आई कार्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, और उस फॉर्मूला की टर्म्स एंड कंडीशन भी क्लियर कर सकते। और तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, फियर घटाना है, बढ़ाना है, फियर घटाना है, एंजाइटी, प्रेशर, मेंटल प्रेशर बढ़ाना है कि घटाना है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके लिए हमारे यहाँ से वीक में एक बार भगवत गीता की क्लासेस होगी, इसको शुरुआत किया ताकि आपके अंदर संस्कार से सफलता को मिले, लेकिन किसके साथ, गुणवत्ता के साथ, आपको एक्सीलेंट आप हो, और इससे आप जो है अपनी लाइफ में क्या कर सके, एंजॉय करें। तो आज का जो सेशन है आपको बहुत पेशेंस के साथ सुना है, आप सुनने से फायदा होगा कि फॉलो करने से फायदा होगा? कितने बच्चे फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, राम को कि रावण को? राम को फॉलो करने से अपने आप की कामयाबी आपको। थैंक यू वेरी मच। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं? अच्छा, ये जो कॉपी है उसे लीजिएगा, अपना डिटेल भर दीजिएगा, और ये डिटेल के माध्यम से आपको आई कार्ड आपको जो है मिल जाएगा, और उसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने स्टडी से रिलेटेड जो डाउट है उसे आप जो है रिमूव करके अच्छे नंबर, ठीक है। ये कॉपी जो है साथ साथ या कोई बच्चा यदि डाउट पूछना चाहता है तो मैं